फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाशिक यंत्र पढ़े थे और उसमें हमने उसमें पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए हमारे प्रकाशिक यंत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और ये एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री की लैब में या बायो की लैब में या फिजिक्स की लैब में। तो ये करता क्या है, ये बहुत ही अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं उनको देखने में मदद करता है। वायरस या बैक्टीरिया को देखने में ये मदद करता है। उस टाइप की उतनी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो दिखाता है ये, क्योंकि हम वो अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, कैसे कब प्रतिबिंब बनते हैं, सुस्पष्ट प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ऐसा प्रकाशक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और दूसरी बात बेटा, इसमें क्या होते हैं, दो लेंस लगे होते हैं। कुछ ऐसी इसमें कुछ इस टाइप की बेटा व्यवस्था होती है। एक लेंस होता है छोटा लेंस आगे की ओर, एक बड़ा लेंस होता है पीछे की ओर, जहाँ से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जो आगे दोनों याद रहे बेटा, दोनों जो हमारे लेंस होते हैं वो हमारे उत्तल लेंस होते हैं। आगे जो लेंस लगा होता है वो कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है, और जो पीछे लेंस लगा होता है वो ज़्यादा फोकस दूरी, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस होता है, जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। और जो आगे जो लेंस लगा होता है छोटा कम फोकस दूरी का, उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक, पहले ये लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसका रे डायग्राम वगैरह बना के इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये होता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इसमें दो बेटा लेंस लगे होते हैं। आगे की ओर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस। और पीछे की ओर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो इसका हम लोग बनाएंगे किरण आरेख। किरण आरेख बनाने के बाद में बेटा इसकी आवर्धन क्षमताओं के सूत्र प्राप्त करेंगे। ठीक, तो पहले आप ये नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे आवर्धन किरण आरेख। तो इसमें हमारे दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। आगे की ओर बेटा क्या होता है, आगे की ओर हमारा कम फोकस दूरी का होता है। तो यहाँ ले रहा हूँ बेटा मैं कम फोकस दूरी का एक लेंस। और यहाँ इस लेंस की ये क्या कहलाती है, प्रकाशिक अक्ष। और इसके बीचों बीच से जो रेखा पास होती है इसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष, है ना। और मान लेते हैं बेटा इस वाले लेंस से कुछ दूरी पर यहाँ कहीं हमारी वस्तु क्या है, स्थित है। ये बेटा हमारी वस्तु स्थित है। ठीक, और यहाँ से ये क्या गया, हमारा एक प्रकाश की किरण गई। ये वस्तु है A और ये B। ये कोई प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि ऐसे बेटा क्या हो गई, गुजर गई इधर से ये। ठीक, एक किरण में क्या कर रहा हूँ, इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जा रहा हूँ ऐसे, और यहाँ कहीं पे बेटा क्या हो गई, एक दूसरे को उन्होंने यहाँ पर काटा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इनको काट दिया। ये किरणें ऐसे जा रही हैं। तो ये कोई नई बात तो बेटा है नहीं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी लेंस को बेटा हम लोग बोलते हैं, ये आपने हेडिंग डाल दिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, ये अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, आगे वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। तो ऑब्जेक्ट लेंस को हम ओ से लिखेंगे बेटा, मतलब जितनी भी इसकी हम इससे जो भी दूरियां नापेंगे वो सब ओ से डिनोटेड होंगी। कैसे होंगी अभी देखना। इसको मैं नाम रख दे रहा हूँ बेटा प्रकाशिक केंद्र को C1। ठीक, तो ये दोनों यहाँ पे मिली और यहीं पे बेटा क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब। ये बना इसका प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब का मैं नाम रख देता हूँ बेटा A' और ये B'। तो ये एक लेंस आ गया बेटा। एक लेंस आगे होगा, यहाँ पर बड़ा लेंस होगा वो, ये बड़ा लेंस बना दिया यहाँ पर मैंने।
ये बेटा बड़ा लेंस आ गया, ठीक, ये बड़ा लेंस आ गया। ये बड़ा होगा आकार में, ये बड़ा होगा कुछ ऐसा, और ये इसकी क्या आ गई बेटा, प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष। तो बेटा इस लेंस के द्वारा इसका ये जो प्रतिबिंब बेटा बन रहा है, पहले यहाँ दूरियां डिनोटेड कर देता हूँ बेटा मैं। इस लेंस से ये जो वस्तु की बेटा दूरी है इसको हम क्या लिखेंगे, u। लेकिन अभी दृश्यक लेंस से हम लोग बेटा मेजर कर रहे हैं तो इसको लिख दूंगा मैं u0 से, मतलब वस्तु की दूरी है बेटा ये कौन से वाले लेंस से, ये है बेटा हमारी अभिदृश्यक लेंस से दूरी है ये, तो मैंने u0 से लिख दिया। अब इस लेंस के द्वारा बेटा इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। तो इस दूरी को बेटा मैं बोल रहा हूँ उसको ऊपर से लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की जो बेटा डिस्टेंस है ये हमारी बेटा क्या कहलाएगी, v0। क्या कहलाएगी बेटा, ये v0 कहलाएगी। और याद रखिएगा बेटा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो ये बड़े वाले जिसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, इस लेंस के फोकस के भीतर बेटा बनेगा। इसके प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा, ये हमारा कौन सा लेंस है, ये बेटा अपना नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइड लेंस और इसको ई से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का बेटा ये प्रतिबिंब बना है, ठीक। और ये वाला जो प्रतिबिंब है बेटा इस लेंस के लिए काम करेगा वस्तु का, किसका काम करेगा बेटा, वस्तु का। तो इस वाले लेंस से अगर मैं यहाँ मेजर करूँगा बेटा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये बेटा क्या कहलाएगी, ऊपर ही लिख देता हूँ इसको भी मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बेटा दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, u कहलाएगी। और इस वाले लेंस से ये वस्तु का काम कर रहा है तो ये u e हो जाएगा बेटा, ये ऐसे, ठीक है, u e हो जाएगा ये, ठीक। और इस वाले लेंस के फोकस के भीतर बेटा ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पर। और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, f e। इसका फोकस क्या है बेटा, f e। अब यहाँ से बेटा एक किरण ये जा रही होगी इस टाइप से, ठीक, दो की टकरा के ऐसे निकल जाएगी। एक किरण को मैं ऐसे ले जाता हूँ यहाँ से होते हुए। अब आप देख सकते हो बेटा इनके बीच की दूरी लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये किरणें बेटा क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी, इनकी बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ेगी ये। तो आगे तो जाके कहीं पर भी ये नहीं मिल पाएंगी, डायग्राम से ही बेटा लग रहा होगा ये, ठीक। तो आगे तो ये किरणें मिलने से रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये किरणें जो होती हैं हमारी काल्पनिक तौर पे बेटा कहाँ मिलती हैं, ये पीछे बेटा यहाँ कहीं मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं इस टाइप से। ये यहाँ कहीं पर बेटा क्या होंगी, मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी। तो यहाँ कहीं पर बेटा ये मिलेंगी और यहीं पर इनका बेटा क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, फाइनल इमेज। क्या बनेगी बेटा इनकी, ये फाइनल इमेज, ठीक। अब सुन लो बेटा एक बार फिर से, ये वस्तु थी, इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना ये। अब ये वाला जो प्रतिबिंब है इसके लिए काम करेगा वस्तु का, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फाइनल प्रतिबिंब वो यहाँ बनेगा। इसको मैंने नाम रख दिया है बेटा A" और इसको बेटा मैं नाम कर देता हूँ B", ठीक। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बेटा दूरी की अगर बात करूँ तो ये प्रतिबिंब की दूरी है जिसको मैं लिखूंगा V से, और इससे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा बेटा VE, ठीक। आई थिंक बेटा डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। डायग्राम का बेटा बहुत बड़ा रोल है इसमें। डायग्राम अगर आप बना पाएंगे उसके बाद ही बेटा हम लोग इसमें आवर्धन क्षमताओं के फॉर्मूले निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हमें क्या निकालने होते हैं बेटा, इसमें आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं, आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ बेटा, डायग्राम बनाएंगे आप। डायग्राम बना के बेटा हमें क्या निकालना होता है इसमें, आवर्धन क्षमता। क्या निकालनी पड़ती है बेटा, आवर्धन क्षमता। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ आवर्धन क्षमता, ठीक, आवर्धन क्षमता। तो प्रकाशिक यंत्र की अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें तो ये क्या होती है, m बराबर क्या होती है बेटा, ये m बराबर tan बीटा बटे में tan अल्फा, tan बीटा बटे में tan अल्फा, ये तो होती है ना। ये हो जाएगी बेटा tan, थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्या हो जाएगी बेटा, ये m बराबर tan बीटा बटे में tan अल्फा, है ना। ये होती है आवर्धन क्षमता किसी भी प्रकाशिक यंत्र की, tan बीटा बटे में tan अल्फा।
यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा होगा बेटा आपको बीटा, ये कौन सा एंगल होता है? यंत्र द्वारा किसी वस्तु का आंख पर बना दर्शन कोण, यंत्र द्वारा। अब आप देखिएगा बेटा, हम कहाँ से देख रहे होंगे इसको? हम बेटा देख रहे होंगे इसको यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ से देख रहे होंगे, अपनी आंख लगा के बेटा हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारी आंख है। अब एक एंगल बेटा ये बन रहा है, अब ये देखो क्या है, यंत्र है नहीं है, तो यंत्र द्वारा बना कोण होगा, इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा? बीटा। जब ये बीटा है तो बेटा ये वाला, इधर वाला भी, ये भी बीटा हो जाएगा बेटा, ये भी अपना क्या होगा? ये भी बेटा बीटा होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तो अल्फा बेटा कौन सा होगा? अल्फा बेटा क्या होता है? बिना यंत्र के आंख पर बना कोण, बिना यंत्र के। तो बिना यंत्र के बेटा कब बनेगा? जब हम वस्तु को क्या करें, इसको हटा के देखें। इसको हटा के कब देखोगे? जैसे बेटा ये रखिए वस्तु, ये रखिए वस्तु, और यहाँ कहीं हम देख रहे हैं इसको, ये अपनी आंख आ गई इधर, है ना, ये अपनी आंख आ गई यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो एंगल बेटा बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे अल्फा। और इस वस्तु का बेटा नाम मैंने क्या रख दिया है? ए। ये ऊपर वाला ए है और नीचे वाला बेटा बी है, ठीक। अब कम से कम बेटा किसी भी वस्तु को, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम बेटा कहाँ रखना पड़ता है? अल्पतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बेटा रखना पड़ता है, जो कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और उस 25 को बेटा हम लोग यहाँ लिखते हैं किससे? डी से। डी से न्यूनतम दूरी को बेटा डी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ सी, ठीक है। अब हम यहाँ इसको समीकरण 1 मान के हम लोग क्या करेंगे बेटा? tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। tan बीटा के लिए बेटा हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए होगा, इसको मैं नाम रख देता हूँ बेटा क्या? इसको C1 बोला था, इसको मैंने बोल दिया C2। ये वाला बेटा ट्रायंगल चाहिए होगा, इसमें से हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और tan अल्फा के लिए बेटा हम लोग इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो पहले बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज A डैश B डैश C2 में, इसमें लगा लेते हैं बेटा। क्या होगा वो बताइएगा? tan बीटा क्या होता है बेटा? tan बीटा, tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो लंब कौन है बेटा? थीटा के सामने, कोण के सामने लंब होता है। तो यहाँ कोण क्या है? बीटा। बीटा के सामने लंब ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश हो जाएगा। आधार की अगर मैं बेटा बात करूं तो ये हो जाएगा आपका बी डैश C2, बी डैश C2, ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ये tan बीटा, और यहाँ आ जाएगा बेटा ये ए डैश बी डैश बटे में बी डैश C2। बी डैश C2 बेटा ये वाली दूरी है, और ये वाली दूरी कितनी है बेटा? UE है। अब आप देख सकते हो बेटा हमें इधर से दूरी नापने के लिए इधर आना पड़ेगा, जबकि प्रकाश की किरणें जा रही हैं उधर, तो माइनस में लिखना पड़ेगा। ये बात बेटा मैंने बहुत कायदे से आपको पीछे बताई है, ठीक है। कैसे माइनस लिखा है? माइनस का UE। प्रकाश की किरणें आ रही हैं बेटा इस तरफ, देखो सारी किरणें इस तरफ आ रही हैं, लेकिन हमें दूरी नापने के लिए इधर से इधर जाना पड़ेगा, तो माइनस में लिखते हैं, ठीक। या वैसे भी याद रखना बेटा वस्तु की दूरी तो माइनस में ही होती है, तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, ठीक। ये आ गया बेटा हमारा किसका मान? tan बीटा की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू में क्या करता हूँ बेटा? यहाँ पर निकाल देता हूँ। आप लोग क्या करना बेटा? इसके नीचे से डिनोट करना, आप लोग इसके नीचे से नोट करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसी के नीचे से नोट करेंगे त्रिभुज, इसके ये लिखेंगे, फिर उसके नीचे से ये वाला नोट करेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ ये वाला बेटा ट्रायंगल ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दोबारा से लेते हैं बेटा tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा बेटा? AB, और आधार बेटा क्या आ जाएगा? BC, ठीक। तो AB का मान बेटा AB रहेगा, और जो BC है बेटा BC, ये D बेटा माइनस में लिखना है, क्योंकि ये भी वस्तु रख के हम देख रहे हैं वस्तु की दूरी माइनस में होती है। तो ये tan अल्फा बराबर आ गया बेटा आपका AB बटे में माइनस का D, बटे में माइनस का D, ये आ गया बेटा tan अल्फा की वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में बेटा अल्फा बीटा के मान लगा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण, आप पहले ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे, फिर उससे आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 का है बेटा? ये है, देखो m बराबर बेटा मैं क्या लिखूंगा? tan बीटा कितना है? A डैश B डैश
ए डैश बी डैश बटे में यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश माइनस का यू ई लगा दिया मैंने यहाँ बटे में। यहाँ आ जाएगा बेटा ए बी बटे में माइनस डी, ए बी बटे में माइनस डी। इसको ऊपर ले जाते हैं इधर, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश इंटू में माइनस का डी और बटे में आ जाएगा माइनस का यू ई और ये बटे में ए बी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये m बराबर बेटा क्या बचेगा, m बराबर ए डैश बी डैश बटे में ए डैश बी डैश बटे में ए बी और इंटू में आ जाएगा बेटा ये d अपॉन यू ई। ठीक, इसको क्या करते हैं बेटा, समीकरण नंबर हम लोग 2 मान के यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये। ठीक, तो 2 समीकरण तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे बेटा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें इसको। आगे बढ़ते हैं तो मुझे बेटा थोड़ा इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। समीकरण 2 बेटा हमारी बन गई है। एक बार आप ये बेटा लिख लें, उसके बाद में क्या करता हूँ, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे का काम तभी हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ इधर से। आप लोग इसी के नीचे से नोट करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, देखो बेटा 2 ट्रायंगल हमें लेने पड़ेंगे अभी। एक ट्रायंगल में ये वाला ले रहा हूँ, देखो ए बी सी 1 और एक ही वाला लेता हूँ सी वी डैश ए डैश। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। देखो त्रिभुज ए बी C1 तथा C1 त्रिभुज C1 ए डैश बी डैश में, ये 2 ट्रायंगल हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक, अब आप अगर गौर से देखेंगे तो बेटा यहाँ का एंगल B और यहाँ एंगल B डैश, यहाँ एंगल B और इधर एंगल B डैश, एंगल B बराबर है बेटा एंगल B डैश के और ये दोनों बराबर है बेटा 90 डिग्री के। दोनों कैसे हैं बेटा, 90 डिग्री पे होंगे ना ये। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल की बेटा बात करूं, ये एंगल बराबर है बेटा इधर के एंगल के, तो यानी एंगल C1 इक्वल टू एंगल C1 इक्वल टू एंगल C1 दोनों बराबर होंगे, ये आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे ये। ठीक, अगर अब बेटा किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण आपस में बराबर हैं तो बेटा तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा जो एंगल ए है ये हमारा बराबर हो जाएगा बेटा किसके, एंगल ए डैश के। अब ये तीनों कोण जब बेटा बराबर हैं तो ये ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, ये बेटा हमारे ट्रायंगल कैसे हो गए, ये हमारे सर्गवांसम त्रिभुज हो गए। जब ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं बेटा, जब ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं, उन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं, जैसे बेटा इस ए डैश बी डैश की संगत क्या है बताइए, ए डैश बी डैश की बेटा संगत क्या है, ए बी भुजा लिख दी यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर बी डैश सी वन और इसके संगत क्या है वी सी वन। ये क्या होंगे बेटा, इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 2 त्रिभुज हमारे समरूप होते तब ऐसा होता है। ठीक, इससे आगे मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिखना है बेटा, ये अपना ए डैश बी डैश बटे में ए बी इक्वल टू बेटा बी डैश सी वन का मान बी डैश सी वन, ये वाली दूरी कितनी है बेटा, ये वाली दूरी है वी नॉट, लगा दी प्लस की बेटा, प्लस में ही रहेगी क्योंकि इधर दूरी नापने के लिए हमें जाना पड़ेगा, किरणें भी इधर जा रही है, प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है बी सी वन बेटा, बी सी वन देखो ये है, किरणें आ रही हैं इधर, हमें जाना पड़ेगा इधर, तो माइनस का यू नॉट। अब ये इसका बेटा मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में लगा देंगे, समीकरण 2 से अब समीकरण 2 देखो बेटा ये है m बराबर लगा दिया बेटा मैंने यहाँ पर, m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए वी का मान कितना है बेटा, वी नॉट बटे में यू नॉट माइनस, और ब्रैकेट में बेटा गुणा में कितना है डी अपॉन यू ई। तो ये बेटा एक फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। ये एक जर्नल फार्मूला निकल के आया किसके लिए, आवर्धन क्षमता के लिए, जर्नल फार्मूला। ठीक, हमें क्या करना है बेटा, अब यहाँ से 2 कंडीशन हमें बनानी है, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, अनंत पे बने, और जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ अब किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इसकी बेटा जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको ऑलरेडी मैं एक बार ऊपर लिख ले रहा हूँ जिससे ये बार बार मुझे देखना ना पड़े, बी नॉट अपॉन में यू नॉट। ये समीकरण 3 को मैं एक बार ऊपर लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेटा थोड़ी स्पेस कम है, तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ डी अपॉन यू ई।
ठीक, अब इसी की मदद से बेटा हम आगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको मिटा दिया है, इसको मिटा दिया है, और मैं इधर इसको भी इरेज कर देता हूँ। फिर आगे हम लोग यहाँ एक कंडीशन बनाते हैं। ठीक, यहाँ मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ इधर से। डायग्राम की बेटा अभी आवश्यकता पड़ने वाली है, मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा बेटा अब, जब पहली कंडीशन, ये जर्नल फॉर्मूला है, इससे दो कंडीशन बेटा बनेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर, और जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो पहले बेटा मैं कंडीशन लेता हूँ इसमें, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बने बेटा, न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है बेटा, न्यूनतम दूरी पर बने, तब v बराबर बेटा क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है, d, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं v से, तो b बराबर हो जाएगा d। और याद रखना बेटा, जितने भी हम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब किससे बनेगा, इस वाले लेंस से बनेगा, इससे बनेगा ना बेटा अंतिम प्रतिबिंब, सारे प्रतिबिंब इसी तरह बनेंगे, तो माइनस में लिखना पड़ेगा बेटा इसको। और वस्तु की दूरी को बेटा मैं बोल दूंगा ue, और ये हमेशा किस में होती है बेटा, माइनस में होती है, आप जानते हो वस्तु की दूरी। और ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, ये बात बहुत पुरानी है। आगे बेटा हम इसमें लिखेंगे लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण बेटा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो 1/f की जगह कितना लगा दूंगा बेटा मैं, f e इक्वल टू 1/b, b का बेटा मान है माइनस का d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 1/u की जगह 1/u e लगा दूंगा मैं। ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें बेटा, तो मुझे इसको m बराबर लाना है। देखो u e यहाँ पर भी है, u e यहाँ पर भी है। दिक्कत क्या है बेटा, ऊपर d होना चाहिए था, मेरे पास d है ही नहीं ऊपर, तो मैं क्या कराऊंगा बेटा, दोनों ओर, मैं इससे आके बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों ओर क्या कराएंगे बेटा, दोनों ओर d से क्या करा देंगे, गुणा कराने पर, दोनों ओर d से गुणा कराने पर। अब हम d से बेटा दोनों ओर गुणा कराएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, d/fe है ना, d/fe इक्वल टू d/d, बट इन नेगेटिव आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा d/ue। तो d से d कैंसिल बेटा, एक बचेगा, माइनस का 1 इधर आके +1, मैं इधर ले आता हूँ इसको, 1 प्लस d/fe इक्वल टू आ जाएगा बेटा d/ue। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, तो d/ue तो हमें मिल गया है ना, लेकिन हमें ये m बराबर लिखना है इसके। अगर हम इसी को बेटा गुणा करा दें और v0/u0 से, तब हम इस पूरे को बेटा m के बराबर लिख देंगे। अब इसमें हमें बेटा क्या करानी पड़ेगी, दोनों ओर माइनस से भी गुणा कराए दो बेटा, माइनस भी ले लो, माइनस v0/u0 से क्या कराने पर, गुणा कराने पर। यहाँ गुणा बेटा करा देते हैं इसमें। जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये 1 प्लस d/fe, इसमें बेटा गुणा करा देते हैं हम लोग, किससे गुणा कराएंगे बेटा, माइनस b0/u0 और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस के v0 इक्वल टू बटे में u0 इंटू d/ue। और यहाँ से बेटा मैं लिखूंगा समीकरण 3 से। बेटा समीकरण 3 से क्या करेंगे, देखो ये पूरी की पूरी बेटा वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, m के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस का b0/u0 और इधर कितना आएगा बेटा, 1 प्लस d/fe और इक्वल टू इस पूरे को लिख दूंगा बेटा मैं m के बराबर। तो m बराबर बेटा वही हो जाएगा माइनस का और बटे प्लस में क्या आएगा d/fe। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला निकल के आया किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, एक फार्मूला बेटा अभी हमें और निकालना है, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये बेटा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जाम में बेटा 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। यहाँ तक तो बेटा आपको करके ही आना है, समीकरण 3 तक। आगे अगर वो पूछता है कि अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तब बताइए फार्मूला, या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर पूछ रहा है तब बताइए फार्मूला, और हो सकता है दोनों के लिए पूछ ले। ठीक है, तो एक बार बेटा आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तब ये कहीं जाके दिमाग में बेटा घुसेगा ये। ठीक है, तो नंबर 2,
नंबर 1 बेटा ये कैसे हुआ आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे लिखता हूँ बेटा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, यह मिटा देता हूँ मैं इसको। दूसरी कंडीशन है बेटा ये, पहली कंडीशन में कहाँ बना था हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। अब आगे कहाँ बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब बेटा कहाँ बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने। जब बेटा अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा तब क्या होगा, देखो ये b बराबर जो -d था ना बेटा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अनंत करना पड़ेगा। मैंने अनंत कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लाइन समीकरण लगानी पड़ेगी और इसकी जगह पे बेटा मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा, b की जगह पर अनंत लगा दूंगा, ठीक। अब यहाँ से बेटा आगे का देखो क्या होगा, यहाँ पर इसको सब मिटा देता हूँ मैं। यहाँ तक बेटा बिल्कुल सेम रहने वाला ही है, इधर इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ तक बेटा बिल्कुल 2 कॉपी सेम रहेगा। तो यहाँ से बेटा क्या करूँगा मैं, देखो 1/FE तो बेटा ऐसे ही रहने वाला है, 1/FE तो ऐसे ही रहने वाला है। और 1 बटा जो अनंत होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा 0। अब 0 में मैं इसको जोड़ूँ घटाऊँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ UE है, यहाँ पर ऊपर D है, तो दोनों ओर क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर D से क्या कर देंगे, गुणा। D से गुणा करने पर, दोनों D से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, D/FE इक्वल टू D/UE। अब भी बेटा देखो कुछ रह गया इसमें, तो B माइनस के V0/U0, अभी इससे हमें गुणा इसमें और कराना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर माइनस का V0/U0 से क्या कराने पर, गुणा कराने पर दोनों गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का V0/U0 और ये क्या आ जाएगा D और ये UE, सॉरी FE आ जाएगा, ये FE है, FE लिख देंगे इसको, ठीक। और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, माइनस का V0/U0 और इनटू में D/UE। अब दोबारा से हम देख सकते हो बेटा ये समीकरण 3 की तरह बन गया, यहाँ पर लिख दूंगा मैं समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से लिखेंगे तो इसको बेटा किसके बराबर लिख दूंगा मैं, m के बराबर। तो माइनस का V0/U0 इंटू में D/FE इक्वल टू m। तो m बराबर है बेटा इसमें, m बराबर है माइनस का V0 इक्वल टू U0 D/FE। तो ये अपना आ गया प्रूफ, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला कब निकल के आया हमारी, ये फॉर्मूला बेटा कब निकल के आएगा, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, किसके द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ठीक है। अब एक लास्ट छोटा सा प्रूफ इसमें और कर लेते हैं बेटा। नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई को बेटा हम लोग लिखते हैं L से, ठीक। नलिका की लंबाई का बेटा मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। दोनों लेंसों के बेटा बीच की दूरी कितनी है, देखो बेटा यही तो दोनों लेंस रखे हैं, ये वाली दूरी है बीच की, तो ये दूरी क्या है बेटा, इतनी V0 है और इतनी U0 है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, और मॉड में लिखेंगे बेटा इसको, V0 प्लस में UE। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनकी बीच की लंबाई निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये हमारा हल हो चुका है, ठीक। अब हम इसमें एक हमारा और बचा है, फिलहाल अभी 2 बचे हैं, खगोलीय दूरदर्शी और क्रेसगेन दूरदर्शी, ठीक। तो आप ये नोट कर लें पहले, अगर किसी भी प्रकार का बेटा इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक। फिलहाल हमें तीसरा वाला पढ़ते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शियों को पढ़ा था। अब हमें इसमें 2 दूरदर्शी पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला हमें डिस्कस करना है खगोलीय दूरदर्शी, ठीक। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दूरदर्शी होते क्या हैं। ऐसे प्रकाश के यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। दूर स्थित मतलब जैसे हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह उपग्रह वगैरह हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, दूरदर्शी की मदद से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने में प्रयोग किए जाते हैं दूरदर्शी कहलाते हैं। हमें यहाँ पर डिस्कस करना है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी बेटा क्या होता है, इस खगोलीय दूरदर्शी में एक आगे की ओर ज़्यादा फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस लगा होता है,
और पीछे की ओर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा से बेटा हम लोग इसका रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने के बाद में इसके आवर्धन क्षमताओं के फॉर्मूले वगैरह हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसका रे डायग्राम बनाते हैं। लोग इसमें खगोलीय दूरदर्शी के बारे में लिख लेंगे। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने में प्रयोग किए जाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है इसमें आगे की ओर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस होता है, जबकि पीछे की ओर कम फोकस दूरी और कम छोटे द्वारक का नेत्रिका लेंस होता है। और दोनों के दोनों ये जो हमारे लेंस होते हैं ये हमारे उत्तल लेंस होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें बनाते हैं इसका किरण आरेख बनाते हैं, रे डायग्राम, और उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन क्षमताओं के सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं पहले इसका किरण आरेख और फिर आवर्धन क्षमता के सूत्र प्राप्त करते हैं। दूरदर्शी का हम लोग इसमें रे डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले आगे की ओर एक ज़्यादा फोकस दूरी का, अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, ये बना दिया मैंने ऐसे। ठीक है, और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, है ना, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रकाशिक अक्ष। ठीक है, अभी मैं दूसरा लेंस भी बनाऊंगा यहाँ पर, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। ये वाला कौन सा लेंस है बेटा, ये हमारा अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस। और इसको इंग्लिश में बेटा बोला जाता है ऑब्जेक्ट लेंस। और इसको हम कहाँ रखते हैं बेटा, वस्तु की ओर रखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने संयुक्त पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था यहाँ छोटा था और पीछे की तरफ बड़ा था। तो इसमें क्या होगा, आगे बड़ा होगा, पीछे की तरफ छोटा लेंस होगा हमारा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेंस, तो इसकी सभी चीज़ों को हम जो भी दूरियों को नापेंगे उसको ओ से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देंगे, प्रकाशिक केंद्र होता है ये। अब अगर हम बात करें खगोलीय दूरदर्शी वस्तु को हमें कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, दूर रखना पड़ेगा। कितने दूर, हम इसका किस में यूज़ करते हैं, जैसे हमें चंद्रमा देखना है या किसी ग्रह को देखना है, तो ये ग्रह ये कहाँ पर है, ये अनंत पर स्थित हैं। कहाँ पर है, अनंत पे। ठीक, इतने दूर होते हैं कि उनको अनंत मानते हैं हम लोग। कहाँ स्थित हैं, अनंत पे। अब आप सपोज करिएगा बेटा अनंत से यू की किरण आ रही है, इस टाइप से प्रकाश की कोई किरण आई, समांतर भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, अनंत पे हमारी कोई वस्तु स्थित होगी, है ना, ये एक किरण आ रही है, तो यहाँ टकराने के बाद में हल्की सी बेटा क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी इस तरफ। देखिए हल्की सी क्या होगी, बैंड हो गई। ये तो होता है प्रकाश का अपवर्तन, ये कोई नई बात तो है नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक किरण बेटा ये आ रही है यहाँ से, देखिए इस टाइप से, ये कहाँ से होती हुई बेटा, इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई चली गई। और प्रकाशिक केंद्र से जो भी हमारी जो किरण पास होती है वो टकराने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस रास्ते से आती है बेटा उसी रास्ते से हमारी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे बेटा इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ कहीं पे हमारी कोई वस्तु स्थित हो गई है, यहाँ कहीं पे क्या रखी होगी बेटा, कोई वस्तु रखी होगी। मैं समझने के लिए बेटा वस्तु को मान ले रहा हूँ, क्या मैंने वस्तु को कुछ नाम दे दिया, जैसे ये हमारी कोई वस्तु रखी होगी यहाँ पर, ए बी कुछ भी हो सकती है। चलो मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ इसका ए है और ये बी है, और यहाँ इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश और ये बी डैश, ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, लेकिन बेटा हमें यहाँ एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, तब लेंस के द्वारा उस वस्तु का जो बेटा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ बनता है, वो बनता है बेटा फोकस पे। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के फोकस पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस लेंस के फोकस पे बनेगा, जिसको मैंने बोल दिया बेटा एफ। और अभिदर्शक लेंस है तो इन सबको बेटा लिखूंगा मैं एफ ओ से लिखूंगा, है ना, एफ ओ से। अगर मैं बेटा बात करूं, ये इस लेंस का मैं केंद्र बेटा मान ले रहा हूं प्रकाशिक केंद्र C1। ठीक, अगर मैं इस लेंस से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बेटा बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की अगर बात करें हम लोग,
तो यहाँ देखो मैं दो तरीके से बेटा दूरियाँ लिख सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा इसका फोकस दूरी भी कहलाएगी, जिसको मैं क्या लिखूंगा F0। अगर यहाँ पर हमारा और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है, और जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम क्या लिखेंगे V0। इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी अभिदर्शक लेंस से, और जो बेटा प्रतिबिंब की दूरी है वही इसकी क्या है, फोकस दूरी है। क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेटा बराबर हैं, क्योंकि प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, फोकस दूरी के, या फिर फोकस दूरी किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब की दूरी के। आई थिंक बेटा इसमें इतने में कुछ समस्या नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें एक लेंस दूसरा बनाते हैं, वो छोटा लेंस होगा बेटा, थोड़ा छोटा लेंस बना देता हूँ मैं यहाँ पर। एक पीछे की ओर कौन सा लेंस होता है बेटा, एक छोटा लेंस होता है, बना देते हैं इधर। देखिए छोटा लेंस आ गया इस तरफ, ये छोटा सा लेंस आ गया। ठीक, ये छोटा लेंस है, ये छोटा लेंस आ गया। और इस लेंस को बेटा क्या बोला जाएगा, नेत्रिका लेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं आइड लेंस। तो इसको सभी को ई से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसकी मुख अक्ष को। ठीक, और इसका जो केंद्रक है, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय केंद्र जो है, इसको बेटा मैं बोल दूंगा C2। ठीक है, तो अब होगा क्या बेटा, इस वाले लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था बेटा, F1 पर। ये वाला जो प्रतिबिंब है बेटा इस लेंस के लिए काम करेगा वस्तु का, इसका काम करेगा वस्तु का। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बेटा दूरी को लिखना चाहूँ, कहाँ तक की, यहाँ तक की अगर दूरी लिखना चाहूँ बेटा ये, तो ये वस्तु है ना, इसके लिए, इस लेंस के लिए ये वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा U। अब वस्तु की दूरी ये E से लिखेंगे बेटा, इसकी E हो जाएगी ये। इतना बेटा आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये प्रकाश की किरण ऐसे रही देखो, और टकराने के बाद में आप जानते हो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो टकरा के बेटा किधर से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ऐसे जाएगी, ऐसे गुजर गई बेटा। और अगर मैं बेटा बात करूं यहाँ से, एक किरण में ऐसे ले गया, एक किरण में ऐसे ले गया। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे बेटा ये किरणें आगे बढ़ रही हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिएगा आप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, और जैसे जैसे दूरी बेटा बढ़ेगी, ये किरणें जितनी आगे बढ़ेंगी उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। और आगे तो बेटा इस तरफ तो ये कभी नहीं मिल पाएंगी, है ना, इस तरफ नहीं मिलने वाली है बेटा ये किरणें। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये किरणें आगे तो मिलेंगी नहीं, तो काल्पनिक तौर पर बेटा मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी कहाँ पर, पीछे। पीछे बेटा इनको मिलाते हुए हम लोग प्रतीत कराते हैं, देखो। और यहाँ कहीं पे बेटा मान लेते हैं ये क्या हो गई, आपस में मिल गई। यहाँ कहीं बेटा क्या होती है, आपस में ये मिल जाती हैं। थोड़ा सी से बना देते हैं इसको। यहाँ कहीं बेटा ये मान लेते हैं किरणें आपस में मिल गई यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये किरणें बेटा यहाँ कहीं पर मिल गई हैं। आप लोग स्केल से बनाएंगे बेटा अपनी कॉपी में तो परफेक्ट बन के आएगा बेटा। ये यहाँ पर ये बना दिया है, ये क्या बन गया इसका, प्रतिबिंब। ये बना अंतिम प्रतिबिंब। अब इसके बाद कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब बना। और इस अंतिम प्रतिबिंब को बेटा मैं नाम रख रहा हूँ A', और इसको मैं नाम रख रहा हूँ B'। ठीक है, ये अपना डायग्राम जो है, रे डायग्राम बेटा इसका बन चुका है। ठीक है, रे डायग्राम इसका बन गया है। अब हमें क्या निकालना होता है बेटा, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता निकालनी पड़ती है। तो डायग्राम आपकी समझ में बेटा आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है, आपके समझ में नहीं आया है डायग्राम कि कौन सी किरण कैसे गई, ये क्या, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, आवर्धन क्षमताओं के फॉर्मूले निकालेंगे। आवर्धन क्षमता निकालते हैं बेटा, प्रकाशीय केंद्र की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ये रे डायग्राम बनेगा, उसके नीचे आप ये हेडिंग डालोगे आवर्धन क्षमता। ठीक, आवर्धन क्षमता। अच्छा, आवर्धन क्षमता का अगर फॉर्मूला आपको पता हो बेटा क्या होता है, m बराबर tan बीटा बटे में tan अल्फा। इसको इक्वेशन में बन कह दे रहा हूँ बेटा। ठीक, इसको इक्वेशन हमने बन मान लिया। ये प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, जिसमें ये जो एंगल बीटा है, आपको याद हो बेटा, ये वो दर्शन कोण है जो कब बनता है, मतलब यंत्र का प्रयोग
करते हुए किसी वस्तु का आंख पर बना दर्शन कोण क्या कहलाता है? बीटा। और बिना यंत्र के आंख पर बना दर्शन कोण क्या कहलाता है? अल्फा। इनका जो अनुपात होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता। अब पहले ये समझ लेते हैं कि हम इसको कहाँ से देख रहे होंगे बेटा। देखो, वस्तु हमारी यहाँ कहीं रखी होगी, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको यहाँ से देख रहे होंगे, मतलब यहाँ कहीं बेटा क्या होगी? हमारी आँख होगी। यहाँ पर हमारी क्या होगी? आँख होगी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे? किसी वस्तु को देख रहे होंगे, है ना। तो ये जो एंगल बेटा बन रहा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे बीटा। अब जब ये बीटा है तो बेटा इधर का ये भी बीटा होगा, सही है, सामने है ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये भी बीटा होगा। अगर हम बेटा बात करें अल्फा की, तो इससे प्रीवियस प्रूफ में बेटा हम लोगों ने क्या करा था, जब हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे थे तब आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने इस टाइप से डायग्राम बनाया था बेटा। ये अपनी वस्तु रखी थी, यहाँ हम क्या कर रहे थे? आंख लगा के इसको ऐसे देख रहे थे। ये हमारा अल्फा था, ये कोई वस्तु थी ए बी, और कम से कम बेटा वस्तु को देखने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा हमें? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसको हम लिखते हैं डी से, इसको फिर सी माना था। लेकिन बेटा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वस्तु कहाँ स्थित होगी? अनंत पे। तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं रख सकते हैं यहाँ वस्तु को, ठीक है, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा यहाँ। तो यहाँ पर अल्फा कहाँ दिखाया जाएगा बेटा? अल्फा कहाँ दिखाया जाएगा? तो अल्फा बेटा ये होगा। देखो अल्फा क्यों होगा बेटा? जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, देखो यंत्र हमारा पीछे रह गया, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? आगे से देख रहे हैं। तो ये अल्फा है, और ये जब ये अल्फा है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। इतनी बेटा जानकारी काफ़ी है, अब हम कहीं पर भी नहीं फंसने वाले हैं। अब हमारी जो है आवर्धन क्षमता बहुत ही आसानी से बेटा निकल जाएगी। बीटा का मान निकालने के लिए, tan बीटा का मान निकालने के लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस वाले ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? A डैश B डैश C2। इसमें निकालेंगे तब बेटा tan बीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अल्फा के लिए क्या करूंगा बेटा? मैं C1 A डैश B डैश को ले लूंगा तो हमें tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों को निकालते हैं हम लोग। पहले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज। कौन सा लेते हैं पहले? A डैश B डैश, A डैश B डैश और C2 में, A डैश B डैश C2 में ले लिया। इसमें हो जाएगा बेटा आपका ये tan बीटा, ये हो जाएगा बेटा आपका लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? ये लंब बटा आधार। अगर मैं बेटा यहाँ बात करूँ लंब की, तो बीटा के सामने वाला हमारा लंब होता है। बीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो बीटा के सामने लंब में क्या है? A डैश B डैश ले लिया यहाँ पर, A डैश B डैश बटा आधार क्या होता है? आधार ये वाला आधार हो जाएगा आपका B डैश C2, B डैश C2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? आधार हो जाएगा, ठीक। अब सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। tan बीटा इक्वल टू, अगर A डैश B डैश की बात करूँ मैं, A डैश B डैश को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A डैश B डैश को ऐसे ही रहने दिया, बटे में B डैश C2, ये वाली वैल्यू बेटा कितनी है? UE। क्या है वैल्यू? ये UE है। लेकिन अब इसको प्लस लें माइनस लें, ये भी बेटा मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, ठीक। अब आप देख सकते हो बेटा, हम लोग जितनी भी दूरियों को नापते हैं वो हमेशा बेटा लेंस के कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। अब प्रकाशिक केंद्र है बेटा यहाँ, तो यहीं से हम दूरी नापेंगे, तो हम भी यहीं होंगे। तो इधर से बेटा हमें इधर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से ये दूरी चाहिए, तो इधर से मेरे को इधर आना पड़ेगा, जबकि प्रकाश की किरणें जा रही हैं इधर, तो माइनस लेना पड़ेगा। और वैसे भी बेटा याद रखना, वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में ही होती है ना। तो ये अपना वैल्यू निकल के आ गया बेटा किसका? tan अल्फा की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ tan बीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। tan अल्फा कैसे निकलेगा? इसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा? त्रिभुज ले लूँगा। कौन सा वाला? C1 A डैश B डैश, C1 A डैश B डैश में, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। इसमें लेना पड़ेगा बेटा मेरे को tan अल्फा, लंब बटा आधार बेटा इसमें भी लगाएंगे, तो इसके सामने लंब क्या होगा? A डैश B डैश लगा दिया यहाँ पर, A डैश B डैश बटे में आधार बेटा क्या हो जाएगा? C1 B डैश, A डैश B डैश को ऐसे ही रख देता हूँ मैं। और C1 B डैश कहाँ है बेटा? C1 B डैश, ये क्या है बेटा? ये आपका क्या है? ये आपका लगा देता हूँ मैं बेटा F नॉट लगा दिया यहाँ पर, F नॉट। और आप देख सकते हो बेटा ये प्लस में ही आने वाला है, ठीक। तो ये अपनी वैल्यू हो जाएगी बेटा अल्फा की। tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा बराबर आ गया आपका A डैश B डैश बटे में F नॉट। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गया बेटा
tan अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, निकल के आ गया tan अल्फा की वैल्यू, और ये नीचे क्या है अपना f0। ठीक है, और ये हमारा प्लस में ही होगा, देख सकते हैं आप। वैसे भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है बेटा समीकरण 1, ये है समीकरण 1। इसमें वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। m बराबर tan बीटा की वैल्यू कितनी है, a डैश b डैश बराबर, सॉरी बटे में कितना था ये, माइनस का ui, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, a डैश b डैश बटे में f0। तो f0 को ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a डैश b डैश इंटू में f0, और बटे में क्या जाएगा, ये माइनस का ui, और इंटू में a डैश b डैश। तो a डैश से b डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये m बराबर ये आ जाएगा f0 बटे में ui, वो भी ये नेगेटिव में। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ इसको मैं। ठीक, अब ये जो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है, ये एक जर्नल फार्मूला निकल के आया है। कैसा फार्मूला है, ये एक जर्नल फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कंडीशन बनाएंगे जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और दूसरी कंडीशन हम लोग बनाएंगे जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, स्पष्ट अनंत पर बनेगा। ठीक, तो इसी की मदद से हम लोग दोनों फॉर्मूले निकालेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब, और जब अनंत पर बनेगा तब। ठीक, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, पहले आप इसको नोट कर लें। और यहाँ पर इससे आगे के जो हमें प्रूफ करने हैं उसके लिए समीकरण 2 की बेटा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं समीकरण 2 को ऊपर लिख ले रहा हूँ बेटा यहाँ। ठीक, समीकरण 2 को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, जिससे क्या हो, बार बार हमें देखने की आवश्यकता ना पड़े। क्या है ये, f0 बटे में ui। आप क्या करेंगे, इससे आगे का जो प्रूफ है वो इसी के नीचे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और फिर हम लोग 2 कंडीशन बनाते हैं इसमें। कौन सी वाली, जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बने, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग बनाएंगे इसमें जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो करते हैं सबसे पहले, पहली कंडीशन क्या होगी, जब प्रतिबिंब आप उसकी नीचे से लिखेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बने, न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब बेटा जब भी बनता है तो किसके द्वारा बनता है बेटा, नेत्रिका लेंस के द्वारा। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो b का बेटा मान क्या मानना पड़ेगा हमें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए क्या मानना पड़ेगा, d मानना पड़ेगा। और आप देख सकते हो बेटा सारे प्रतिबिंब इसी तरह बनेंगे, तो इस तरफ सारी दूरियां हमारी क्या है, प्लस में है, तो प्लस में लिखना पड़ेगा, है ना। तो f क्या लगेगा बेटा, f बराबर लगा देंगे हम fe। क्यों लगाऊंगा मैं fe, क्योंकि बेटा अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के द्वारा बनेगा, नेत्रिका लेंस के द्वारा। तो फोकस दूरी हमें किसकी लेनी पड़ेगी, fe। और अगर मैं बात करूं बेटा वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी भी हमें किससे लेनी पड़ेगी बेटा, इस वाले लेंस से, जिसको मैं क्या लिखूंगा, ue। अब आगे लिख देंगे बेटा इसमें लेंस समीकरण से क्या होती है बेटा, लेंस समीकरण 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। 1/f की बेटा वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1/f की वैल्यू है 1/fe इक्वल टू b0 की वैल्यू है d, और माइनस और ये दूरी भी बेटा माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/ue। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो हमें इसको m के बराबर लिखना है, यहाँ पर ue है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, ue है। इसको m के बराबर लिखने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए बेटा, ऊपर f0 चाहिए, है ना। यहाँ पर f0 है नहीं, तो f0 नहीं है तो हम बना सकते हैं बेटा f0। कैसे बनाएंगे, इससे नीचे बेटा आप लोग यहाँ से लिखेंगे दोनों ओर किससे,
दोनों ओर में बेटा क्या करूँगा यहाँ पर, दोनों ओर F0 से गुणा करने पर, दोनों ओर F0 से गुणा करने पर, दोनों ओर हमने गुणा करा दी। इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये F0 बटे में FE है ना, F0 बटे में FE, और इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, F0 और बटे में इधर क्या आ जाएगा D, और प्लस में यहाँ आ जाएगा आपका F0 बटे में UE। ठीक, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ। सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं बेटा, इस तरफ बन रहे हैं, तो ये प्लस नहीं बेटा, हमें इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में होगा, और यहाँ पर ये भी बेटा माइनस होगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म को हम उठा के इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F0 बटे में FE प्लस में F0, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का D, इक्वल टू F0 और ये क्या हो जाएगा, UE। अब आप ध्यान से देखें बेटा ना, तो ये हमने समीकरण 2 मानी थी ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा, समीकरण 2 से बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ से F0 अपन UE को किसके बराबर लिख सकता हूँ, M के बराबर, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस को मैं यहाँ कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका F0 बटे में FE इक्वल टू प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, F0 बटे में D, और यहाँ पर बेटा माइनस का M आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का M। इससे आगे आप लोग यहाँ से नोट करेंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा, ये माइनस को मैं इस तरफ लिख दूंगा इसके, और ये हो जाएगा F0 बटे में FE और प्लस F0 बटे में D। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो ऐसे लिख रहा हूँ, M बराबर माइनस, यहाँ से ज़बरदस्ती बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, F0 बटे में FE, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस, और यहाँ से हो जाएगा बेटा F0 बटे में D, तो यहाँ से तो बेटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन इसके पास है ही नहीं F0 अपॉन FE, तो यहाँ कहाँ पर पहुँचेगा बेटा, इसके बटे में पहुँचेगा ये। ठीक, तो F0 से F0 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो M बराबर बेटा फाइनल हमारा फॉर्मूला बचेगा माइनस का F0 बटे में FE, और ऊपर F0 बटे में FE, और यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस FE अपॉन में D। ये बेटा अपना फॉर्मूला निकल के आया खगोलीय दूरदर्शी के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा, अनंत पर। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ बेटा ये कैसे आया। देखो बेटा ये ऐसे आया, अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है x माइनस बाई, ठीक, और अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, आप कहोगे सर कॉमन तो है नहीं, लेकिन मैंने ले लिया बेटा, x को बाहर लिख लिया। x को जब मैं बाहर लिखूंगा तो बेटा इस x की जगह पर तो 1 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, लेकिन बेटा इस बाई के पास x था ही नहीं, तो बाई लिखोगे और जो कॉमन लिया उसको बटे में लिखोगे, है ना। और अब बेटा समझ में आ गया होगा क्या है ये, ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक, उसके बाद हम लोग बेटा इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, नलिका की लंबाई। बेटा नलिका की लंबाई यहाँ पर क्या होगी, देखिएगा, नलिका की लंबाई इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा L से, इसमें L से लिखा जाता है इसको, L से। ठीक है, नलिका की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, नलिका की लंबाई। अगर मैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी की बेटा बात करूं तो क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ देखो इतनी दूरी क्या है, B0, या फिर मैं इसी को क्या लिख सकता हूं बेटा, F0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, B0 मॉड में लिखेंगे, मॉड में, ठीक है बेटा, प्लस माइनस इग्नोर हो जाएंगे मॉड में, और इतनी दूरी क्या थी बेटा, ये B0 या फिर F0 भी आप लिख सकते हो, और ये दूरी बेटा कितनी है यहाँ पर, UE, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये UE हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग निकालेंगे नलिका की लंबाई। कब निकालेंगे बेटा नलिका की लंबाई, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा, अनंत पर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होगा। ठीक है, तो आई होप बेटा ये समझ में आया होगा आपके। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा करेंगे, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो पहले आवर्धन क्षमता निकालेंगे जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए b का मान हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, फोकस दूरी FE और वस्तु की दूरी को माइनस UE ही रहने देंगे। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस समीकरण लगा देंगे, लेंस
लेंस समीकरण से क्या होती है लेंस समीकरण? 1/f = 1/v माइनस के 1/u। सारी वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है? fe = v की वैल्यू कितनी है? 1/अनंत माइनस, और ये माइनस और आने वाला है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ue हो जाएगा ये, ठीक। और 1/ जो अनंत होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसको हटा देंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये यहाँ से क्या आ जाएगा ये 1/fe और यहाँ आ जाएगा 1/ue। यहाँ से हमें आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला निकालना है। आप देख सकते हो यहाँ पर UE है, यहाँ पर केवल UE है, यहाँ पर FO भी हमें चाहिए। तो FO हम ला सकते हैं, क्या करेंगे? दोनों ओर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर U0 से गुणा कर देंगे। दोनों ओर F0 से गुणा करने पर, F0 से गुणा करने पर तो ऊपर हमारा आ जाएगा ये F0 बटे में FE = F0 बटे में UE, और यहाँ लगा दूंगा मैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे F0/FU की UE की। यहाँ देखिए प्लस है या माइनस है, तो माइनस को इधर कर देते हैं, तो F0/FE बराबर UE बराबर हो जाएगा माइनस का m, ठीक। उससे आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा ये F0 बटे में FE = माइनस का m। तो m बराबर क्या आ जाएगा? ये m बराबर आ जाएगा माइनस का F0 बटे में FE। ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा, जब वृत्ति में हमारा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक। नलिका की लंबाई देख लेते हैं। नलिका की लंबाई L से प्रदर्शित करते हैं इसको। और जब अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब तो इसकी वो हो जाएगा F0 प्लस में FE। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे नलिका की लंबाई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ खत्म हो गया इसमें खगोलीय दूरदर्शी। इसमें हम लास्ट डिस्कस करेंगे परावर्ती दूरदर्शी। पहले आप ये सब लिख लें, नोट कर लें, और अगर किसी भी प्रकार की बेटा कोई समस्या आ रही हो किसी भी टॉपिक को समझने में, स्टेप को समझने में, ठीक, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक। तो पहले आप ये नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें परावर्ती दूरदर्शी। तो आगे हमें इसमें डिस्कस करना है परावर्ती दूरदर्शी, ठीक। तो पहले आकर ये समझ लेते हैं कि हमें परावर्ती दूरदर्शी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। देखिए इससे पहले अभी हमने पढ़ा था इसमें अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं लेंसों का। अभिदृक्षक लेंस लिया था और नेत्रिका लेंस लिया था, है ना। तो जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है उसमें जो अभिदृक्षक लेंस होता है उसका द्वारक काफ़ी बड़ा होता है। अब किसी भी बड़े द्वारक का लेंस काटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत मुश्किल होता है एक जो है बड़े द्वारक का लेंस को काटना, ठीक है। तो एक समस्या तो बेटा ये आती है कि जो लेंस, एक बड़े द्वारक का जो लेंस बनाना एक अपने आप में चुनौती है, मुश्किल होता है बनाना, ठीक है। तो एक तो रीज़न ये हो गया इसको बनाने का, और एक रीज़न जो सबसे अहम रीज़न है बेटा, अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी थी वो हम पढ़ रहे थे बेटा पतले लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए? पतले लेंस के लिए, ठीक है। लेकिन जो हम लेंस यूज़ करते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में, उसमें हमारे क्या होते हैं बेटा, बड़े द्वारक का भी लेंस होता है, और लेंस हमारा बेटा कैसा होता है? मोटा होता है, ठीक, मोटा होता है। तो जब लेंस बेटा मोटा होगा, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरेगी, अब जो ये प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है तो ये लेंस के अंदर ये इतनी दूरी तय करेगी, जिस कारण ये मान लेते हैं यहाँ कहीं मुड़ गई है। अब दूसरी कोई किरण आ रही है तो यहाँ पर ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो ये यहाँ कहीं ये ज़्यादा मुड़ेगी, यहाँ पर आ गई है। अब कोई तीसरी किरण आ रही है ये यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करेगी, यहाँ पर देखो ये, तो ये यहाँ मुड़ गई। आप देख सकते हो बेटा एक ही वस्तु से जो किरणें आ रही हैं वो अलग अलग फोकस हो रही हैं, अलग अलग मिल रही हैं, ये समझ रहे हो। इस
प्रॉब्लम को, इस समस्या को आप देख सकते हो बेटा, एक वस्तु हमें यहाँ पर दिखेगी। आप सोच सकते हो क्या स्पष्ट हम देख पाएंगे इसको? नहीं देख पाएंगे। ये कुछ उसकी तरह है जैसे आप कोई अपने फ़ोन से जब फोटो ले रहे होते हो तो कभी कभार कैमरा क्या होता है हमारा हिल जाता है। तो जब कैमरा हिल जाता है तो आपने देखा होगा कैसे बिरल हो जाती है हमारी पिक्चर, और एक ही पिक्चर के कई क्या बन जाते हैं, पिक्चरें बन जाती हैं। तो फोटो हमारा क्या होता है, ख़राब हो जाता है। कुछ बेसिक व्यवस्था होती है इसके अंदर, ये सेम है। इसको बोलते हैं गोलीय विपतन। क्या बोलते हैं इसको? गोलीय विपतन। तो सबसे बड़ी बेटा इसमें समस्या आती है गोलीय विपतन की, ठीक। और तीसरा रीज़न बेटा क्या होता है इसमें? तीसरा रीज़न ये होता है, अगर हम बेटा इस दर्पण की इस लेंस की बात करें, इस लेंस की अगर हम बात करें, अगर आप इतना भाग देखो ऊपर का, मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ये बेटा कुछ देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इतना भाग बेटा ये आपको जस्ट लाइक अ प्रिज्म की तरह लग रहा होगा। ये कैसा लग रहा होगा? प्रिज्म की तरह, है ना? कैसा लग रहा होगा? ये प्रिज्म की तरह लग रहा होगा। अब होता क्या है बेटा, यहाँ से जब प्रकाश की किरण आती है तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रकाश की जो किरण होती है ये क्या होता है, 7 रंगों में बेटा इस टाइप से इधर क्या हो जाती है, ये ऐसे फैल जाती है, इस तरफ ऐसे कुछ यूँ, है ना? ये कुछ ऐसे फैल जाती है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर सभी रंग हमें अलग अलग दिखते हैं, लाल अलग दिखता है, बैगनी अलग दिखता है, सब कुछ अलग अलग दिखता है। फिर इसको बोलते हैं बेटा हम लोग वर्ल्ड विपतन, ठीक, वर्ल्ड विपतन। और इसको क्या बोलते हैं? गोलीय विपतन। तो ये 2 समस्याएं आती हैं बेटा यहाँ पर, ठीक। तो इसी प्रॉब्लम को, ये समस्याएं बेटा किस में आती हैं? हमारी अपवर्ती दूरदर्शी में। इन्हीं समस्याओं को बेटा दूर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? परावर्ती दूरदर्शी बनाते हैं, ठीक है। तो आइए बेटा आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे बेटा पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम एक बड़े द्वारक का लेंस बनाते हैं तो उसको बनाना बेटा बहुत मुश्किल होता है। और लेंस में बेटा जितने बड़े द्वारक का हम लेंस बनाएंगे, जब हम लेंस को काटेंगे, काटने के दौरान जब हम इसको ठंडा कर रहे होंगे, तो ठंडा करने से बेटा, जब हम इसको ठंडा कर रहे होंगे तो बेटा पूरे लेंस का जो टेम्परेचर है वो एक साथ बेटा ठंडा होना चाहिए। अगर कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा था, कहीं का कम था, कहीं का कुछ था, अगर ये प्रॉब्लम बेटा आ गई ना, तो पता क्या होगा, तो जो लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो बेटा वो चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर एक ही वस्तु के बेटा क्या होंगे, अलग अलग जगह पर उससे आने वाली किरणें क्या होंगी, फोकसित होंगी, और एक ही वस्तु के अलग अलग स्थान पर प्रतिबिंब बनेंगे। तो बड़ी दिक्कत आएगी बेटा देखने में, समझ रहे हैं? तो ये 2 प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। पहला बेटा वही बड़े द्वारक के लेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा बेटा ये समझ में आ गया होगा, इसमें मोटा लेंस होता है जिस कारण ये जो प्रकाश की किरणें हैं अलग अलग बिंदु पर क्या होती हैं, फोकसित होकर प्रतिबिंब बनाती हैं। इसको बोलते हैं गोलीय विपतन। और तीसरा बेटा तीसरा जो इसमें विपतन का मतलब होता है दोष, ठीक है। तीसरा बेटा क्या होता है, इसमें बल विपतन की समस्या आती है। बल विपतन का मतलब क्या होता है, वस्तु से आने वाली किरणें क्या होती हैं, कलरों में डिवाइडेड हो जाती हैं ये, ठीक है। तो इसी को बेटा हम लोग दूर करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परावर्ती दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। और परावर्ती दूरदर्शी बनाने से बेटा एक यूज़ और अच्छा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, परावर्ती दूरदर्शी में यूज़ करते हैं अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अभिदृश्यक दर्पण लगा देते हैं हम लोग। अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर क्या लगाते हैं, अभिदृश्यक अवतल दर्पण लगा देते हैं, ठीक है। तो लेंस हमारा महंगा भी पड़ता है और दर्पण हमारे क्या होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले ये बेटा समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बनाते हैं परावर्ती दूरदर्शी को। पहले लिख लेते हैं, फिर इसका डे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का क्या होता है, संशोधित रूप होता है, ठीक। क्या समस्या आती है और उसी को हम लोग संशोधित करते हैं किसमें, परावर्ती दूरदर्शी में। इसमें अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिस पर क्या होता है बेटा, परावर्तन होगा। दर्पणों पर क्या होता है, परावर्तन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे इस परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख, ठीक। तो पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें बनाएंगे किरण आरेख। चलिए इसका हम लोग जो है किरण आरेख बना लेते हैं।
ठीक है। देखिए किरण आरेख में क्या होता है, इसमें हम लोग एक दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक, दर्पण आ गया ये। और कौन सा दर्पण लेते हैं हम लोग इसमें, अवतल दर्पण। ये आ गया अपना अवतल दर्पण, जो कि काम करता है बेटा अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अभिदृश्यक दर्पण होता है। यहाँ पर क्या है ये, अभिदृश्यक दर्पण। ठीक, और एक प्रकार के अवतल होता है ये अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं ध्रुव। और ये ध्रुव से होती हुई क्या है, एक रेखा जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, और यहाँ पर ना ये जो हमारा दर्पण है ये गोलीय ना होके, स्पेरिकल ना हो करके हमारा कैसा होता है, ये परवलयाकार होता है। कैसा होता है ये परवलयाकार होता है। परवलयाकार क्यों होता है, देखिए बेटा गोलीय हमारा होता है इस टाइप का, ठीक, और परवलयाकार होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, गोलीय के स्थान पर परवलयाकार लेने से क्या होता है, ये आपको जो रेखा दिख रही है ना बेटा, ये लगभग बेटा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो होता क्या है जैसे कोई प्रकाश की किरणें आती हैं बेटा यहाँ से, तो वो बेटा एक ही जगह हमेशा फोकस होती है। जैसे एक प्रकाश की किरण ये आई तो ये भी बेटा यहीं पर फोकस हो जाएगी, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ये आई तो वो भी यहीं पर फोकस होती है। आप देख सकते हो, मतलब कोई सी भी प्रकाश की किरणें आएंगी एक ही बिंदु पर फोकस होंगी। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही जगह फोकस होंगी तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, चमकीला बनेगा, है ना, सुस्पष्ट हमें देखने को मिलेगा प्रतिबिंब, है ना। तो हम गोलीय के स्थान पर बेटा कैसा दर्पण लेते हैं, परवलयाकार। ठीक, तो ये दर्पण आ गया अपना। और यहाँ से मैं देखो प्रकाश की किरणें लेके आता हूँ बेटा, ये आ रही। अच्छा, वस्तु हमने कहाँ रखी होगी बेटा, दूरदर्शी है ये, तो प्रकाश की किरणें वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी, अनंत पे रखी होगी ना। तो प्रकाश की किरणें बेटा कहाँ से आ रही होंगी, अनंत से आ रही होंगी। ये आई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आई यहाँ पर, ऐसे आई है प्रकाश की किरण। ठीक है, और आने के बाद में ये मान लेते हैं बेटा अल्फा कोण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और आपतित होकर ये ऐसे निकल गई यहाँ से। मान लेते हैं बेटा एक प्रकाश की किरण ये आ रही है और ये आपतित होकर इन्होंने ऐसे एक दूसरे को यहाँ पर कहीं काटा, ऐसे काटा इन्होंने यहाँ पर कहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं हमारी कोई वस्तु रखी होगी, वस्तु का नाम रख देते हैं ए बी। तो ये जो प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा ये उतना हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश, है ना, ए डैश और बी डैश। अब होगा क्या, हमें इस प्रतिबिंब को देखना है, इधर से तो कहीं दिखेगा नहीं हमें प्रतिबिंब अगर हम इस साइड से देखना चाहें, क्योंकि बेटा इधर से हमने क्या कर दिया, यहाँ पॉलिश लगा दी है। यहाँ पर हम यहाँ पे बेटा क्या किए हैं हम लोगों ने, पॉलिश लगा दिया है, तो यहाँ से तो दिखेगा नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ता है, अब आप सोच रहे हो सर यहाँ लगा दो, यहाँ पर क्या करो, एक लेंस लगा लो, यहाँ से हम देख लेंगे। बेटा अगर सपोज करिए अगर हम यहाँ पर लेंस लगाते हैं, यहाँ पर अगर लेंस लगा दें हम लोग, नेत्र का लेंस यहाँ लगा दें, तो प्रॉब्लम बेटा क्या आएगी, प्रॉब्लम हमको ये आएगी प्रॉब्लम बेटा ये आएगी यहाँ पर कि हम लोग अगर यहाँ लेंस लगाते हैं तो बेटा जो प्रकाश की किरणें होंगी ना उसके मार्ग में पड़ेगा बेटा, वो लेंस रास्ते में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लेंस ना लगा के बेटा क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ से देखना चाहेंगे, इस तरफ से, या तो ऊपर से नहीं बेटा नीचे से देखना चाहेंगे, यहाँ से देखेंगे बेटा हम लोग इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमें यहाँ से देखने के लिए यहाँ कहीं बेटा प्रतिबिंब हमको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, देखिए बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रतिबिंब को इधर इस तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे देखिएगा। तो हम लोग करते क्या है बेटा, जैसे हमारे पास एक समतल दर्पण जो होता है, ये अपना एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी प्रकाश की किरण को समतल दर्पण से 45 डिग्री के कोण पर आपतित कराएं, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री के बेटा कोण पर अगर आपतित कराएं तो वो बेटा 45 डिग्री के कोण पर ही क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ये खास बात होती है बेटा किसके अंदर, हमारे समतल दर्पण के अंदर होती है ये खास बात। ठीक है, किसके अंदर होती है, समतल दर्पण के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एक दर्पण लगा रहा हूँ। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ये लगा दिया मैंने बेटा यहाँ पर एक समतल दर्पण, ये आ गया अपना एक समतल दर्पण। ठीक है,
अब ये वाली जो बेटा प्रकाश की किरण है, देखो ये 45 डिग्री पर आपतित हो रही होगी, ये वाली कितने पे आपतित हो रही, मतलब ऐसे इसको अरेंज करके लगाते हैं ये, जिससे ये प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, हर कंडीशन में 45 डिग्री के कोण पर बेटा क्या होती है, आपतित होती है। और जब यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से बेटा कुछ ऐसे गुजर जाएगी ये, ठीक। और ये वाली बेटा किरण कैसे गुजर जाएगी, ये वाली बेटा ऐसे गुजर जाएगी, और यहाँ कहीं पर जाके ये मिल जाएंगी। और यहाँ पर बेटा ये क्या होंगे, ये जहाँ मिलती हैं वहाँ इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और इसको यहाँ से बेटा मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से कहीं मान लेते हैं, थोड़ा सही से कर देते हैं इसको। ये इसका यहाँ से बेटा ये प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। और यहीं पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक नेत्रिका लेंस को लगाएंगे यहाँ पर, और नेत्रिका लेंस लगाने पर बेटा क्या होगा, यहाँ कहीं पर हमें क्या होगी, ये वस्तु जो होगी इसका प्रतिबिंब हमको दिखेगा, और यहीं पर हम बेटा क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, और अंतिम प्रतिबिंब बेटा यहाँ कहीं पर बनेगा, ये वाला, ठीक। अंतिम प्रतिबिंब बेटा हमारा यहाँ पर बनेगा, और इसका भी नाम बेटा क्या होगा, ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो देख सकते हो बेटा हम यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे, और ये अपना क्या बन गया है, रे डायग्राम। ये किरण देखो ऐसे आई थी और ये टकरा के ऐसे गई है, और ये ऐसे आके इधर चली गई है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेटा किसका, रे डायग्राम परावर्ती दूरदर्शी के लिए। तो चलिए इसकी आवर्धन क्षमता हम लोग बात कर लेते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता क्या होगी बेटा, यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं यहाँ पर। आवर्धन क्षमता का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर tan अल्फा और सॉरी tan बीटा बटे में tan अल्फा। तो यहाँ पर हमें पहले tan बीटा और tan अल्फा का मान लगाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट को बेटा मैं नाम रख देता हूँ क्या, m, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लंब बटा आधार। तो लंब बेटा क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे में आधार क्या हो जाएगा, ए डैश एम बटे में। अब tan अल्फा की वैल्यू बेटा, अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अल्फा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। इसमें इसको सी बोल देते हैं, इसमें लंब बटा आधार लगाएंगे तब बेटा क्या आएगा, लंब क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश और आधार बेटा क्या हो जाएगा, बी डैश सी। तो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये बी डैश सी ऊपर और बटे में आ जाएगा बेटा ए डैश एम। ये आ गया आपका एम बराबर, ठीक है। क्या आ गया, ये एम बराबर। अब यहाँ इनकी वैल्यूज रख देंगे, तो बी डैश सी बेटा, बी डैश सी। अगर मैं बात करूं बेटा, ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, हमारी अनंत से आ रही हैं। तो याद करिए बेटा, अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं उनका प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनता है, दर्पण के फोकस पर। कहाँ बनता है बेटा, दर्पण के अभिदृश्यक दर्पण के अवतल दर्पण कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा ना। ये कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसको लिखूंगा बेटा, फोकस दूरी लिखनी पड़ेगी। तो ये फोकस पे बन रहा होगा प्रतिबिंब इसकी फोकस दूरी पर, तो ये हो गया आपका F0 बटे में F0 हो गया। और यहाँ पर बेटा ए डैश एम, हम बेटा कहाँ बनाएंगे इसका प्रतिबिंब, अनंत पे बनाएंगे। तो अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, कहाँ रखी जाती है वस्तु, लेंस के फोकस पर। तो लेंस यहाँ बेटा ये वाला है, नेत्रिका लेंस, इसको ई से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका Fe। तो इस प्रकार बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी के लाभ क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें विशेषता है अधिक चमकीला प्रतिबिंब, ठीक है। यह अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में तीव्र व अधिक चमकीले प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि दर्पण जो होते हैं बेटा वो प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 2 है बल्ड विपतन दोष का अभाव। मतलब बल्ड विपतन वही जो कलर होते हैं, कलरों में बढ़ जाना प्रकाश का, बल्ड विपतन कहलाता है, ठीक। ये बताया था मैंने आपको अभी। इसमें रंगीन विकृतियों का मतलब होता है रंगों का अलग अलग हो जाना या फोकस हो जाना। रंगीन विकृतियां नहीं होती हैं जो कि अपवर्ती दूरदर्शी में लेंसों से होती है, ठीक है। नंबर 3 बड़ा द्वारक। देखिए बेटा, बड़े द्वारक का लेंस बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम बड़े द्वारक का दर्पण
लेंस के कंपैरिजन में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बड़े और सटीक दर्पण बनाना लेंसों की तुलना में आसान होता है, जिससे अधिक प्रकाश इकट्ठा किया जा सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, नंबर 4 है इसमें संरचनात्मक इकाई। बड़े द्वार के दर्पणों को केवल एक ओर से सहारा देने की आवश्यकता होती है, जिससे बेटा वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वीडियो में बेटा हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी बेटा टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के हमें न्यूमेरिकल्स लगाने, और ये चैप्टर बेटा हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक बार कमेंट में बेटा बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई टॉपिक आपके समझ में ना आया हो तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।